सनाया हमारे हॉस्टल की सबसे अमीर और खूबसूरत लड़की थी। मेरी उससे दोस्ती तब हुई थी जब मैं कॉलेज में एडमिशन के लिए आई थी। शनाया के पापा बहुत पैसे वाले थे और इसी वजह से उसे अपने पैसों पर बहुत घमंड था। बहुत सारी लड़कियां उससे दोस्ती करना चाहती थीं, मगर वो किसी को घास नहीं डालती थी। जब मेरी तरफ उसने खुद ही दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो मैंने उसे मजबूती से थाम लिया और उसकी चमचागिरी करने लगी। सनाया के पास इतना पैसा था कि वो बेफिक्री से पैसे उड़ाया करती थी और मेरे हिस्से में भी कुछ ना कुछ आ ही जाता था, क्योंकि मेरी माँ मुझे घर से जाते समय पूरे हफ्ते के लिए बस 100 रुपए ही देती थी, जिससे 2-3 दिन ही किसी तरह गुजरते थे। मेरे पापा तो बचपन में ही हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। माँ ने बहुत मुश्किल हालातों में हमारी परवरिश की। अगर पापा की पेंशन का सहारा न होता तो शायद हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती। मेरे पापा सरकारी कर्मचारी थे। जब उनका देहांत हुआ तो मुआवजे के तौर पर हमें एक बड़ी रकम मिली थी, जिसे माँ ने बैंक में जमा करवा दिया था, ताकि भविष्य में बच्चों की पढ़ाई के काम आ सके। पापा की पेंशन से ही हमारा महीना किसी तरह चलता था। मैंने बचपन से ही बहुत तंगी और लाचारी देखी थी। जब भी मैं सनाया को देखती तो मुझे उसकी किस्मत पर जलन होती कि वो कितनी बेफिक्री से जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च करती है। शनाया को अच्छे से पता था कि मेरा रिश्ता एक मिडिल क्लास फैमिली से है, इसलिए वो मेरे साथ साथ मेरी ज़रूरतों का भी ध्यान रखती थी। ना जाने ये मेहरबानी वो दोस्ती की वजह से करती थी या इसके पीछे कोई और वजह थी। ये मेरी समझ से बाहर था। एक दिन वो मुझसे बोली, सीमा, क्यों ना कहीं घूमने के लिए बाहर चलें? मौसम भी काफ़ी अच्छा है, थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। मैंने कहा, सनाया, वार्डन को तो तुम जानती ही हो, वो कभी भी बाहर जाने की परमिशन नहीं देगी। सनाया बोली, मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। डैड की एक कॉल पर सब हो जाएगा। और तुम तो जानती हो, प्रिंसिपल मेरे डैड के कितने अच्छे दोस्त हैं। बस तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं वार्डन से बात कर लेती हूँ। मैं कमरे की तरफ जाने लगी तो सनाया बोली, सुनो सीमा, कोई अच्छा सा ड्रेस पहन लेना। तुम्हारे पास तो कोई ऐसा ड्रेस है ही नहीं जो तुम पहनकर मेरे साथ बाहर जा सको। ऐसा करो, मेरी अलमारी में से कोई भी अच्छा ड्रेस निकाल लो। मैं बोली, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। हफ्ते के दिन कॉलेज ऑफ होने के बाद मैं हॉस्टल गई और अपने कपड़े समेटने लगी, क्योंकि मुझे लेने के लिए रमन भैया आते थे। अगर मैं लेट हो जाती तो मुझे डांट पड़ती। रमन भाई मेरे इकलौते भाई थे। हम दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। हर वक्त हमारी नोक झोंक होती रहती थी, जिस पर माँ अक्सर कहती थी, सीमा, जब तेरी शादी हो जाएगी तब तुझे समझ आएगा, अभी तो हर वक्त इससे झगड़ा करती रहती है। मैं चिढ़ जाती और कहती, माँ, भला भाई भी कहीं ऐसे होते हैं? रमन भाई हर वक्त मुझसे झगड़ते हैं। हॉस्टल की सारी लड़कियां अपने अपने घर चली गईं। शनाया बोली, सीमा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। मैंने कहा, नहीं, रमन भैया आते ही होंगे। अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई तो वे परेशान हो जाएंगे। शनाया बोली, जैसी तुम्हारी मर्जी। ओके, फिर मंडे को मिलते हैं। मैं उसका बाय सुनकर वहीं बैठी रही और रमन भैया का इंतजार करती रही। हॉस्टल खाली हो चुका था। मैं पागलों की तरह इधर उधर आती जाती लोगों को देख रही थी। जब रमन भैया नहीं आए तो मैं पैदल ही बस स्टैंड की ओर चलती। जब मैं पहुंची तो बस जा चुकी थी। मुझे रमन भैया पर गुस्सा आ रहा था कि वो इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। काफी देर बस का इंतजार करने के बाद एक बस आई और मैं दौड़ती हुई उसमें चढ़ी। बड़ी मुश्किल से मुझे एक सीट मिली। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई गवर्नर की सीट मिल गई हो। कुछ देर बाद कंडक्टर टिकट के लिए बोला। मैंने पर्स खोला तो उसमें 100 रुपए का एक नोट था। मैंने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, हे भगवान, अब क्या करूं? ये तो बस का पूरा किराया भी नहीं है। अगर मुझे पता होता कि रमन भैया ऐसा करेंगे तो मैं सनाया से ही पैसे ले लेती। अब तो कंडक्टर भी आने वाला है, बीच रास्ते में ही उतार देगा। फिर मैं घर कैसे जाऊंगी? मैं खामोशी से अपने दुपट्टे से मुंह छुपाकर बैठी रही। वो मेरे पास आकर बोला, बहन जी, किराया दे दीजिए। मैंने पर्स से 100 रुपए का नोट निकाल कर देते हुए कहा, भैया, मेरे पास बस यही पैसे हैं। आज कई दिन के बाद कॉलेज से घर जा रही हूँ। अगर फिर कभी आपसे सामना हुआ तो बाकी पैसे लौटा दूंगी। वो कम उम्र का लड़का बोला, दीदी, कोई बात नहीं, आप स्टूडेंट हैं। मेरा मालिक वैसे भी स्टूडेंट से किराया नहीं लेता, ये भी रख लीजिए। बस ने मुझे सड़क पर उतार दिया। वहां से घर का रास्ता काफी लंबा था। धीरे धीरे रात हो रही थी। परिंदे भी अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे।
सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार तेज हो चुकी थी। फुटपाथ पर चलते हुए अचानक मुझे अपना पाँव हल्का महसूस हुआ। जैसे ही मेरी नजर सैंडल पर गई, मैंने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, हे भगवान, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? इसे भी आज ही टूटना था। मैंने अपने आसपास देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। अब मैं क्या करूं? मैं अपने दोनों सैंडल हाथ में लिए नंगे पांव चलने लगी। आने जाने वाले लोग हैरत से मुझे देख रहे थे, जैसे कि मैं दुनिया का 8वां अजूबा हूं। मन ही मन मैं रमन भैया को कोस रही थी। जैसे ही मैं गली में घुसी, तेज तेज कदमों से घर तक पहुंची और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। कुछ देर बाद माँ ने दरवाजा खोला। मुझे गुस्से से लाल पीला होता देख बोली, अरे सीमा, तुम्हें क्या हुआ है? मुझे तो लगा था कि तुम आज आओगी ही नहीं। और ये क्या बात हुई? न हाल चाल लेना, न कुछ पूछना। तुम पूरी 1 हफ्ते के बाद आई हो। आखिर वहां पर तुम्हें सिखाते क्या हैं, जो तुम्हें ये तमीज भी नहीं बची कि अपने माँ बाप से कैसा व्यवहार करना चाहिए? मैंने जोर से अपना बैग चारपाई पर पटका और कहा, माँ, ये रमन भैया कहाँ हैं और आज मुझे लेने क्यों नहीं आए? जब उन्हें पता था कि हफ्ते के अंत में उन्हें मुझे लेने आना होता है, और अगर नहीं आना था तो कम से कम जानकारी तो दे सकते थे। उनकी वजह से आज मुझे इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ी। मेरे पास तो किराए के लिए भी पैसे नहीं थे। माँ बोली, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? वो बेचारा कौन सा घर में बैठा आराम कर रहा है। सुबह से निकला हुआ है, नौकरी के लिए मारा मारा फिर रहा है। तुम्हें तो सिर्फ अपनी ही फिक्र है, लेकिन उसे अपने अलावा हम दोनों की भी फिक्र है। अगर वो घर में होता तो तुम्हें जरूर लेने जाता। मैं बोली, अच्छा माँ, बस करिए, मुझे पता है आप उसकी ही तरफदारी करेंगी। आखिर वो आपका लाडला बेटा जो है। अच्छा, ये सब छोड़ो, क्या खाने को कुछ मिलेगा? चल चल कर मेरा पेट पूरा ही खाली हो गया है। माँ बोली, अच्छा तुम बस बैठो, अभी कुछ देर में खाना बनने वाला है। तुम जाओ, जाकर मुंह हाथ धो लो। इतनी देर में मैं खाना लगा देती हूँ। रात को काफी देर गए रमन भैया घर लौटे, तब तक मैं सो चुकी थी। वरना मैं सोच रही थी कि आज तो उनके आते ही उनकी क्लास लूंगी। सुबह मैं रमन भैया के उठने से पहले ही उठ गई थी। उठते ही पहले मैं अपना हिसाब बराबर करने उनके कमरे में गई। वो बेखबरी की नींद सो रहे थे। मैं पहले तो सोचती रही कि क्या किया जाए, और फिर एकदम मेरे दिमाग में शैतानी ख्याल आया। मैंने साइड टेबल पर रखा फ्लावर पॉट उठाया और उसे जमीन पर फेंक दिया। पॉट के टूटने की आवाज सुनकर रमन भैया एकदम से चौंक कर उठ बैठे और अपने आसपास देखने लगे कि आखिर हुआ क्या है। उनका ऐसा चेहरा देखकर मेरी हंसी निकल गई। जब रमन भैया की नजर मुझ पर पड़ी तो वो बोले, अच्छा, तो ये सब तुम्हारा किया धरा है। मुझे लगा शायद मेरे कमरे में बिल्ली घुस आई है। मैं नहीं जानता था कि इतनी बड़ी बिल्ली हॉस्टल से आ चुकी है। वैसे तुम आई कैसे? मैंने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए कहा, आपको भला इससे क्या? मैं जैसे भी आई हूँ। आपने तो मुझे बेइज्जत करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। रमन भैया बोले, अरे, मैं तो सोच रखा था कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा, मगर फिर एक अर्जेंट काम अचानक आ गया। मैं अपनी नाक सिकोड़ते हुए बोली, ऐसा भी कौन सा काम था जो आपको बहन से भी ज्यादा जरूरी था? रमन भैया कंबल एक साइड कर बेड से नीचे उतर कर बोले, वो तुम्हें आज शाम तक पता चल जाएगा। अच्छा, अब तुम माँ के साथ नाश्ता बनाने में मदद करो। वो बेचारी सारा दिन अकेली ही लगी रहती हैं। जब तुम घर आती हो, कम से कम तब तो उन्हें आराम करने दिया करो। मैंने कहा, अच्छा, अगर आपको माँ का इतना ही ख्याल है तो फिर आप शादी क्यों नहीं कर लेते? जब आपकी पत्नी आ जाएगी तो खुद ही सारा घर संभाल लेगी, माँ को भी आराम मिल जाएगा। भैया बोले, नहीं सीमा, पहले तो मैं तुम्हारी शादी करूंगा, उसके बाद अपने बारे में सोचूंगा। मैं भैया की तरफ आंखें निकालते हुए बोली, इसका मतलब ये है कि आप अपनी पत्नी के आने से पहले ही मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं, ताकि मैं अपनी भाभी पर रौब ना जमा सकूं। भैया ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, अच्छा, तो तुम मेरी शादी इस वजह से करवाना चाहती हो ताकि तुम मेरी पत्नी पर अपना हुक्म चला सको। फिर तो मैं कभी भी तुमसे पहले शादी नहीं करूंगा। मैं नाराज होते हुए भैया के कमरे से बाहर आ गई। वो पीछे से आवाज देते रहे, अरे सीमा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तुम तो मेरी बात का बुरा मान गई। मैं मुंह फुलाए किचन में आ गई। माँ बोली, तुम्हें क्या हुआ है? क्यों ऐसे मुंह फुलाकर घूम रही हो? क्या रमन ने कुछ कहा है? एक तो ये तुम दोनों की हर वक्त की लड़ाई। अब तुम दोनों बड़े हो गए हो, अब तो ये लड़ना झगड़ना छोड़ दो। भगवान जाने तुम दोनों को कब अकल आएगी। मैंने कहा, माँ,
भैया मुझे जानबूझकर परेशान करते हैं। माँ ने कहा, सीमा, मैं तुम्हें भी अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम भी कुछ कम नहीं हो। मैं पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। मुझे पता है आप भैया की साइड लेंगी। मैं अब की बार हॉस्टल चली गई तो जल्दी नहीं आऊंगी, मगर आपको क्या फर्क पड़ता है, चाहे तो पूरी जिंदगी ना आऊं। माँ बोली, अच्छा, बात तो सुनती जाओ, नाश्ता कर लो। सुबह सुबह इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। मैं माँ की बात सुनने के लिए रुकी, लेकिन ये कहते हुए फिर आगे बढ़ गई। नाश्ता आप अपने बेटे को ही करवाइए, जब मेरा जी चाहेगा मैं कर लूंगी। कुछ देर बाद माँ ट्रे में नाश्ता लिए मेरे कमरे में आई, मेरे सामने रखते हुए बोली, सीमा, ये लो, नाश्ता कर लो। तुम बेकार में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हो। माँ संजीदा होते हुए बोली, अच्छा सुनो, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना कोई अच्छी सी लड़की देखकर रमन की शादी कर दें। तुम और रमन दोनों चले जाते हो तो मैं घर में अकेली सारा दिन बोर होती रहती हूँ। रमन की शादी हो जाएगी तो मेरा दिल भी लगा रहेगा। माँ की बातों में रुचि लेते हुए मैंने कहा, माँ, वैसे तो आपकी बात ठीक है, लेकिन रमन भैया की अभी कोई नौकरी भी तो नहीं है। आप जहाँ भी लड़की देखने जाएंगी सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि लड़का क्या करता है, तो फिर आप क्या जवाब देंगी? माँ बोली, तुम इसकी फिक्र मत करो, रमन कल ही एक कंपनी में इंटरव्यू देकर आया है और उसे पूरी उम्मीद है कि वहां उसे नौकरी मिल जाएगी। मैं ऊब कर बोली, माँ, भैया ने पहले भी तो कई जगह इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन कहीं से भी उन्हें नौकरी का ऑफर नहीं मिला। अभी मैं और माँ यही बातें कर ही रहे थे कि भैया हाथ में एक लेटर लिए कमरे में दाखिल हुए। वो माँ के पास आकर उनकी गर्दन में बाहें डालते हुए बोले, माँ, आपकी दुआ रंग लाई। ये देखिए, ऑफिस की तरफ से मिला लेटर। मैं कल से जॉब ज्वाइन कर रहा हूँ। माँ मेरी ओर देखते हुए बोली, देखा सीमा, मैंने कहा था ना। मैं चहकते हुए बोली, लेकिन भैया सैलरी कितनी है? तो भैया की मुस्कुराहट गायब हो गई। वे बोले, सैलरी तो कम है, लेकिन नौकरी मिलना ही मेरे लिए बड़ी बात है। देश के हालात देखो, हर जगह रिश्वत और सिफारिश का बोलबाला है, और मेरे पास तो इनमें से कुछ भी नहीं है, जबकि मेरे नंबर भी बहुत अच्छे थे। माँ ने रमन भैया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, अगर तुम मेहनत और लगन से काम करोगे तो तरक्की जरूर होगी और सैलरी भी बढ़ेगी। भैया बोले, हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने कहा, अच्छा भैया, तो अब आप मुझे छोड़ने जाएंगे या अब भी मुझे खुद ही जाना पड़ेगा? अब तो आपकी नौकरी लग गई है, अब मेरी ड्यूटी कहाँ दे पाएंगे आप? मुझे तो अब बसों में धक्के खाते हुए ही जाना पड़ेगा। भैया बोले, नहीं, मैं तुम्हें खुद छोड़कर आऊंगा और लेने भी आऊंगा। तुम चिंता मत करो, मैं कैसे भी करके मैनेज कर लूंगा। अगले दिन भैया मुझे कॉलेज के गेट पर उतार कर वापस जाने लगे। तभी मुझे शनाया की आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो मेरी ही ओर आ रही थी। इससे पहले कि भैया वहां से जाते, मैं बोली, भैया रुको, मैं आपको अपनी सहेली से मिलवाती हूँ। शनाया मेरे पास आकर कोहनी मारते हुए इशारे से पूछने लगी, ये कौन है सीमा? ये मेरे भैया हैं, रमन भैया। और भैया, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त शनाया है। भैया ने मुस्कुराते हुए हल्के से हेलो कहा और फिर बिना कुछ बोले वापस चले गए। उनके जाने के बाद शनाया बोली, अरे यार, तुम्हारा भाई तो बड़ा ही हैंडसम है। कैसा चौड़ा सीना, हीरे जैसी आंखें और ऊपर से हाइट भी कमाल की है। वैसे बुरा न मानो, एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। क्या तुम्हारे घर में सब लोग ऐसे ही खूबसूरत हैं या सिर्फ तुम्हारा भाई ही है? मैं खामोश हो गई, क्योंकि मैं खुद श्यामले रंग और थोड़ी भारी नैन नक्श की थी। मैं अपनी माँ पर गई थी, जबकि भैया पिताजी पर। ना जाने शनाया के दिल में क्या था कि वो बातों बातों में रमन भैया का जिक्र छेड़ ही देती थी। ये बात मुझे बिल्कुल बुरी नहीं लगती थी, बल्कि मैं तो खुद चाहती थी कि रमन भैया की शादी किसी अमीर और मालदार लड़की से हो। लेकिन ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि अमीर लड़की से शादी करने के लिए खुद भी अमीर होना पड़ता है, और हम तो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे। लेकिन एक दिन मुझ पर यह राज खुला कि शनाया की मम्मी एक बहुत अमीर बाप की बेटी थी, जबकि उसके पापा एक सरकारी कर्मचारी। ये बताते हुए शनाया ने जरा भी हिचक महसूस नहीं की थी। अब दिन रात मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आता था, कैसे भी करके अपनी अमीर सहेली की शादी अपने भाई से करवा दूं, ताकि हमारी किस्मत भी संवर जाए। मैं दिल ही दिल में खुश थी कि इस हफ्ते घर जाऊंगी और माँ से इस बारे में जरूर बात करूंगी। मैंने सोच रखा था कि जाते ही माँ से कहूंगी कि वो रमन भैया के लिए कोई और लड़की ना देखें,
बल्कि मेरी सहेली को ही अपनी बहू बनाए। लेकिन अगर शनाया ने मना कर दिया तो? ये सोचकर मैं खुद से सवाल करने लगी, लेकिन फिर खुद ही जवाब भी दे दिया। वो क्यों मानेगी? वो तो खुद भैया की इतनी तारीफें कर रही है। मैंने उसकी आंखों में वो भाव देखे हैं। वो भला कैसे मना कर सकती है? मैं अपनी सोच में डूबी थी और खुद से ही बड़बड़ा रही थी कि मुझे शनाया के आने की खबर तक नहीं हुई। मैडम, किन ख्यालों में खोई हुई हैं? शनाया ने चुटकी ली। मेरे मुंह से अचानक निकल गया, बस तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। शनाया मेरे बगल में बैठते हुए बोली, अच्छा बताओ तो सही, क्या सोच रही थी? कुछ नहीं, ऐसे ही। अच्छा एक बात बताओ, शादी को लेकर तुम्हारा क्या ख्याल है? मतलब तुम्हें कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए? शनाया अपनी किताबें सीने से लगाते हुए बोली, मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे बेइंतहा प्यार करे, मेरी हर छोटी छोटी खुशी का ख्याल रखे, भले ही उसके पास पैसा ना हो मगर मुझे इज्जत दे। और हाँ, एक बात और, उसकी हाइट अच्छी हो और ऐसा हो कि जो भी उसे पहली नजर में देखे वो बस उसके दिल में उतर जाए। मैं आंखें फाड़कर उसकी तरफ देखते हुए बोली, अच्छा तो तुम्हें ये सारी खूबियां एक ही इंसान में चाहिए? शनाया अपने ख्यालों से बाहर आई और बोली, जी हाँ, अगर ये सब क्वालिटीज मुझे किसी में मिल गई तो मैं शादी करूंगी, वरना सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दूंगी। वो मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, अच्छा चलो, क्लास नहीं लेनी है क्या? और फिर मुझे घर के लिए भी निकलना है। वैसे सीमा, इस बार भी तुम्हें कोई लेने आ रहा है या फिर तुम अकेली ही जाओगी? मैं मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, रमन भैया लेने आएंगे। लास्ट टाइम उन्हें कोई जरूरी काम था जिसकी वजह से वे नहीं आ सके। मुझे रमन भैया का कॉल आया कि वे कॉलेज के बाहर गेट पर खड़े मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं जल्दी से अपना कुछ जरूरी सामान बैग में डाला और तेज तेज कदमों से हॉस्टल से बाहर निकली। सामने ही कॉलेज के लॉन में मुझे शनाया नजर आई। मुझे बाहर जाते हुए देखकर वो मेरे पास आई। सीमा, घर जा रही हो क्या? चलो, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ। वो मुझे बाहर तक छोड़ने आई तो बड़े बेधड़क अंदाज में रमन भैया से हेलो करने लगी। मैं दिल ही दिल में खुश थी, क्योंकि जो मैं चाहती थी शायद वो खुद ही हो रहा था। अब तो मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि शनाया कहीं न कहीं रमन भैया को पसंद करने लगी है। रास्ते में भैया बोले, सीमा, तुम्हारी दोस्त कुछ ज्यादा ही आजाद ख्यालों की मालकिन है। वैसे एक बात कहूँ, ऐसी लड़कियों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। एक तो वो इतनी ओपन माइंडेड, और ऊपर से उसके कपड़े देखे थे, कितनी छोटी शर्ट और जीन्स पहन रखी थी। मैं हंसते हुए बोली, भैया, अब सब लोग आप जैसे तो नहीं होंगे ना? उसकी पूरी फैमिली एजुकेटेड है और ऊपर से उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, तो वो कपड़े भी अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग ही पहनेगी ना। जैसे कि हम मिडिल क्लास लोग सिर्फ सलवार सूट और साड़ियां ही पहनते हैं। वैसे भी जिससे शनाया की शादी होगी उसकी तो किस्मत ही खुल जाएगी, क्योंकि वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है और उनके बाद सब कुछ उसी का ही तो है। भैया बोले, सीमा, दौलत ही सब कुछ नहीं होती। कुछ लोग बहुत कम होते हुए भी अपनी जिंदगी में बहुत खुश और सुकून से होते हैं, और कुछ के पास इतना पैसा होता है, इसके बावजूद भी वे परेशानी और मुश्किलों में घिरे होते हैं। ये सुनकर अचानक ही मेरे मुंह से निकला, वैसे भैया, आपको शनाया शकल सूरत के लिहाज से कैसी लगती है? भैया बोले, मैंने कभी उसकी शकल सूरत पर इतना ध्यान ही नहीं दिया। मैं भाई को छेड़ते हुए बोली, आपको ये तो पता है कि उसने कैसे कपड़े पहने हुए थे? अचानक से बाइक रुकी। भैया चिल्लाए, चलो नीचे उतरो। सारे रास्ते मेरा दिमाग चाटती रही हो। मैं कंधे पर अपना बैग लटकाए हुए बोली, आप तो जैसे सारे रास्ते खामोश बैठे रहे थे। माँ दरवाजे पर खड़ी थी। वे बोली, सीमा, तुम तो आते ही शुरू हो गई। कम से कम ये तो देख लो कि तुम लोग गली में खड़े हो। मैं माँ को गले लगाते हुए बोली, माँ, आप मेरे साथ नाइंसाफी करती हैं। कसूर चाहे भैया का भी हो, फिर भी आप मुझे ही डांटती हैं। माँ मेरे माथे पर हाथ फेरते हुए बोली, सीमा, मैं तो तुम दोनों को ही समझाती हूँ कि प्यार से रहा करो। जब तुम ब्याह कर यहाँ से चली जाओगी तो फिर अपने भाई को याद करोगी। मैं भाई की तरफ इशारा करते हुए बोली, इन्हें? और याद? कभी भी नहीं। मैं तो शुक्र करूंगी कि मेरी इनसे जान छूट गई। मेरा भाई मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, माँ, बस आप जल्दी से इसके लिए कोई रिश्ता ढूंढो और इसकी शादी करो। एक तो इसे छोड़ कर आओ और लेकर आओ, और ऊपर से इसकी बातें सुनो। माँ बोली, चुप कर रमन, आज पूरे 1 हफ्ते के बाद मेरी बच्ची घर आई है। इसके लिए कुछ खाने को लेकर आओ। देखो तो पहले से कितनी कमजोर हो गई है। रात को खाना खाने के बाद मैंने सोचा कि माँ के कमरे में जाकर
शनाया के बारे में माँ से बात करूं, क्योंकि ऐसा रिश्ता फिर नहीं मिलेगा। अभी मैं माँ के कमरे में जाने के लिए उठी ही थी कि माँ मेरे कमरे में आ गई। अरे माँ, मैं तो आपके पास ही आ रही थी, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं माँ को दोनों हाथों से पकड़ते हुए अपने पास बिठाकर बोली, आप कह रही थी कि भाई की शादी करनी है, तो मेरी नजर में एक लड़की है जो खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत पैसे वाले माँ बाप की इकलौती बेटी है। नहीं सीमा, हमें कोई अमीर खानदान की लड़की नहीं चाहिए, माँ बोली। मैं तो रमन का रिश्ता अपने बराबर के लोगों में करूंगी। हमें किसी के धन दौलत की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा इतना तो काबिल है कि वो अपनी पत्नी और बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सकता है। मैं तुमसे ये कहने आई थी कि तुम शाम को तैयार हो जाना, रमन के लिए रिश्ता देखने जाना है। मैंने कहा, लेकिन माँ, इतनी जल्दी? थोड़ा सब्र कर लीजिए, माँ बोली। और कितना सब्र करूं? मैं तो बस इस बात के इंतजार में थी कि कब रमन की नौकरी लगे और कब मैं उसका रिश्ता पक्का करके तुरंत उसकी शादी करवा दूं। मैं मुंह बनाते हुए बोली, माँ, आपका एक ही तो बेटा है, क्या उसकी भी साधारण सी शादी करेंगी? माँ बोली, देखो सीमा, मैंने जो लड़की पसंद की है वो अनाथ है। मैं इस पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ कि किसी पर बिना वजह बोझ डाला जाए। मैं चाहती हूँ कि बस 4 गवाहों की मौजूदगी में लड़की को ब्याह कर ले आऊं। बस तुम शाम को तैयार रहना। लड़की तो मुझे पहले से ही पसंद है, बस जाकर छोटी मोटी रस्में करवा देंगे। मैं बोली, मगर माँ, सोच लीजिए, फिर ये ना हो कि गरीब घर की बहू लाकर आप बाद में पछताएं। माँ बोली, जैसी वो सुलझी हुई लड़की है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं अपने फैसले पर पछताऊंगी। रमन को भी लड़की पसंद है। अच्छा, तो मतलब आप दोनों माँ बेटे ने पहले ही लड़की पसंद कर रखी थी। मुझे तो किसी ने बताना भी जरूरी नहीं समझा। मैं तो किसी के लिए जरूरी ही नहीं हूँ, मैंने तंज कसते हुए कहा। माँ बोली, इसीलिए तो तुम्हें शाम को साथ में लेकर जा रही हूँ, तुम भी उसे देख लेना। मैंने कहा, अब देखने का क्या फायदा, जब दोनों ने फैसला कर ही लिया है तो मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होगा। शाम को ना चाहते हुए भी मैं माँ के साथ लड़की देखने के लिए चली गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे ना जाने की वजह से मेरे भाई के दिल में मेरे लिए कोई गलत ख्याल पैदा हो। देखने में तो भाई की मंगेतर काफी खूबसूरत थी, मगर मुझे वो एक आंख भी नहीं भाई, क्योंकि मैं उसकी जगह शनाया को देखना चाहती थी। मैंने उससे कोई भी खास बातचीत नहीं की। उसके घर वालों और माँ के फैसले के बाद 3 दिन में ही शादी की तारीख तय कर दी गई। इस दौरान माँ ने मुझे कॉलेज जाने से सख्ती से मना कर दिया। उनका कहना था कि मैं अकेली यहाँ पर क्या क्या करूंगी। रमन भैया अपने ऑफिस के काम में व्यस्त थे, पर बोले, माँ, रहने दीजिए, इसे जाने दीजिए। ऐसा लगता है कि इसे मेरी शादी की कोई खुशी नहीं है। पहले तो बड़ा कहती थी, शादी कर लो। मैं चारपाई पर बैठते हुए बोली, मैं कहीं नहीं जा रही। मैं कॉलेज से पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी ले चुकी हूँ। आखिर को मेरे लाडले भाई की शादी है। रमन भैया मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोले, तो फिर ठीक है माँ, जिन जिन चीजों की आपको जरूरत है मुझे वो लिस्ट बनाकर दें। मैं कल ऑफिस से आते हुए ले आऊंगा, और कल शाम आपको और सीमा को शॉपिंग के लिए भी लेकर जाऊंगा। जो भी लेना हो ले लेना। मैंने मना कर दिया तो माँ कहने लगी, क्यों, शादी वाले दिन क्या तुम ऐसे ही मुंह उठाकर चली जाओगी? आखिर तुम दूल्हे की बहन हो, कोई अच्छी सी ड्रेस पहनकर शादी में चलना। मधु शादी करके हमारे घर में आ गई। वो बहुत ही संस्कारी और समझदार लड़की थी। शादी के कुछ ही दिनों के बाद उसने पूरा घर संभाल लिया। घर के साथ साथ वो माँ की भी बहुत सेवा करती थी, लेकिन मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बात बात पर मैं उसकी बेइज्जती कर दिया करती थी, जो माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मधु कहती, माँ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैं सीमा के दिल में भी जगह बना लूंगी। 1 हफ्ते की छुट्टी के बाद जब मैं कॉलेज गई तो शनाया मेरे लिए बेहद बेचैन थी। वो मुझे देखकर बोली, सीमा, पूरा 1 हफ्ता कहाँ गायब रही हो तुम? सब ठीक तो है ना? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना यहाँ पूरा हफ्ता कितनी बोरियत में गुजारी हूँ। मैंने कहा, कुछ नहीं यार, बस घर में एक इमरजेंसी हो गई थी। माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे कॉलेज से छुट्टी लेनी पड़ी। मैंने शनाया को इस बात की जरा भी भनक नहीं लगने दी कि मैं रमन भैया की शादी की वजह से घर पर रुकी हुई थी। शनाया बोली, किन ख्यालों में खोई हो? अच्छा सीमा, तुम्हें पता है मेरा बर्थडे था और मेरे डैड ने मुझे गाड़ी गिफ्ट की है। किसी दिन लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। मैं बस मुस्कुरा दी। एग्जाम पास ही थे, इसलिए मैंने हॉस्टल से घर जाने का फैसला किया।
मैं घर पर रहकर एग्जाम्स की तैयारी करना चाहती थी। तैयारी के साथ साथ मैंने उस काम को भी अंजाम देना चाहा जो मैं भाई की शादी से पहले ही सोच चुकी थी। भाई मुझे हॉस्टल लेने के लिए आए तो शनाया बोली, किसी दिन अपने भाई को लेकर हमारे घर आओ ना, मैं तुम्हें अपनी मॉम और डैड से मिलवाना चाहती हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं, हम लोग किसी दिन तुम्हारे घर पर जरूर आएंगे। अपने घर आते ही मैं मधु पर हुक्म चलाना शुरू कर दिया था। हर छोटे से छोटे काम के लिए मैं उससे कहती और फिर उसके कामों में कमियां निकालती। धीरे धीरे मैंने भैया के कान भरने शुरू कर दिए मधु के खिलाफ। उनके दिमाग में जहर भरने लगी। मधु को मैं किसी भी काम के लिए कहती हूँ तो वो मुझे साफ मना कर देती हैं। आए दिन मधु और भैया के बीच में झगड़ा होने लगा। माँ शायद मेरी नीयत को जान चुकी थी, इसीलिए एक दिन गुस्से में बोली, सीमा ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। मैं भी गुस्से में बोली, माँ अब मैं क्या करूं, आप अपनी बहू को समझाइए। हर छोटी छोटी बात के लिए वो भैया से झगड़ा करती है। अगर यही सब कुछ चलता रहा तो नौबत तलाक तक आ सकती है। माँ अपने कानों को हाथ लगाकर बोली, बोलने से पहले कुछ तो सोचा करो। आज के बाद मैं तुम्हारी जुबान से ये शब्द ना सुन लूं। एक दिन जब मधु मेरे कमरे में आई तो मैंने मोबाइल अपने कान से लगाकर किसी से फोन पर बात करने की एक्टिंग करने लगी। मैं उसे ये एहसास दिलवाना चाहती थी कि जैसे मैं किसी लड़के से बात कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद मधु मेरे कमरे में आई और बोली, सीमा मैं तुम्हें एक बहन के तौर पर ये बात कह रही हूँ। ये सब जो तुम कर रही हो, अगर तुम्हारे भैया को पता चल गया ना तो ना जाने क्या होगा। मैं जानती हूँ कि तुम किसी लड़के से बात कर रही थी। मैं हैरानी और परेशानी के भाव से बोली, भाभी आप ये क्या बोल रही हैं? आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। मधु बोली, सीमा मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही, बल्कि समझा रही हूँ। लड़कों के झंझटों में मत पड़ो, वरना बदनामी के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। मैं ऊंची आवाज में चिल्लाई, भाभी मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। चाहे तो आप मेरा फोन चेक कर लें। मैं जानती थी कि यही वक्त है जब भैया ऑफिस से घर आते हैं, इसलिए मैं ये सब ड्रामा जानबूझकर कर रही थी। और फिर वही हुआ। शोर सुनकर भैया मेरे कमरे में आए। मेरी हालत देखकर बोले, सीमा क्या हुआ, तुम क्यों इस तरह से चीख रही हो? रमन भैया को देखकर मधु भाभी घबरा गई। मैं बोली, भैया ये देखिए भाभी मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। मधु रोती हुई आवाज में बोली, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं तो बस इसे समझा रही थी। भैया गुस्से से मधु की तरफ देखते हुए बोले, क्या समझा रही थी? मैं तुरंत बीच में पड़ते हुए बोली, भैया भाभी कह रही थी कि मैं किसी लड़के से बात कर रही थी, जबकि मैंने किसी से बात भी नहीं की। आप चाहें तो मेरा फोन चेक कर सकते हैं। भैया खूंखार नजरों से मधु को घूरने लगे। उन्होंने एक जोरदार तमाचा मधु के मुंह पर मारा। मैं भाभी को देखकर तंजिया मुस्कुरा दी। भाभी बोली, रमन मैंने बहुत कोशिश की कि सीमा के दिल में अपनी जगह बना सकूं। हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखा, मगर शायद ये मुझे पसंद नहीं करती। और मैं सच कह रही हूँ, ये वाकई फोन पर किसी लड़के से बात कर रही थी। मैंने खुद सुना है। मैं रो रो कर अपनी बेगुनाही का ढिंढोरा पीटने लगी। रमन भैया ने जब एक और थप्पड़ मारा तो भाभी बोली, ये बात सच है और अब मैं इससे ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मैं एक मिनट भी यहाँ नहीं रहूंगी। भैया बोले, अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो ठीक है, मैं तुम्हें अब तलाक दे देता हूँ। और इस तरह से भैया और भाभी के बीच अलगाव हो गया। भाभी उसी दिन मायके चली गई। मैं उस दिन बहुत खुश थी क्योंकि मैं अपने प्लान में कामयाब हो गई थी। अब शनाया को मेरी भाभी बनने से कोई नहीं रोक सकता। शनाया के इस घर में आने के बाद तो हमारी लाइफ स्टाइल ही बदल जाएगी। महंगी महंगी गाड़ियां, नौकर चाकर होंगे। असली जिंदगी जीने का मजा तो तब आएगा। अब बस मुझे ये सोचना था कि रमन भैया और शनाया को एक कैसे किया जाए। एग्जाम खत्म होने के बाद मैंने दोबारा कॉलेज ज्वाइन किया। उसी दिन भैया मुझे छोड़ने आए थे और किस्मत से सनाया वहां पहले से ही मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे हेलो कहने के बाद उसकी नजरें गेट पर टिक गईं। सीमा तुम्हें कौन छोड़कर गया है? मैं शनाया का इरादा समझ गई थी तो मैंने झूठ कहा, मैं खुद ही आई हूँ। अगर भैया आते तो जरूर तुमसे मिलकर जाते। वैसे बहुत तारीफ कर रहे थे तुम्हारी, उन्हें तुम बहुत अच्छी लगी हो। शनाया ने अपने चेहरे पर आई लट को कान के पीछे करते हुए कहा, क्या वाकई? लेकिन कभी तुम्हारे भाई की नजरों से ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। और मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि मुझसे मिलने घर आना। मॉम और डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा, हाँ जरूर आऊंगी और अपने भाई को भी मैं साथ में लाऊंगी।
इसी बहाने मुलाकात हो जाएगी। ये मेरा पहला वार था जो मैं शनाया के दिल पर कर चुकी थी। अब तो वो भैया के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएगी। उसके दिल के तार छेड़ चुकी थी। मधु भाभी से तलाक के बाद भैया बहुत उदास रहने लगे थे। वो चेहरा जिस पर हर वक्त मुस्कान रहती थी अब मुरझा गया था। कभी कभी तो मेरा जमीर मुझे कचोटता कि मैंने भैया के साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर सोचती कि ये सब भी तो मैं उन्हीं के लिए कर रही हूँ। माँ कुछ दिन के लिए अपने मायके गई थी। जब उन्हें पता चला कि भैया ने भाभी को तलाक दे दिया है तो उन्होंने बहुत हंगामा मचाया। वो गुस्से में भैया का गिरेबान पकड़ते हुए बोली, ये सब तुमने सीमा के कहने पर किया है ना? मैं पहले ही जानती थी ये लड़की कुछ ना कुछ उल्टा जरूर करेगी। मेरी किस्मत खराब थी जो मैं कुछ दिन के लिए वहां चली गई। भैया बोले, अम्मा मैं क्या करता? वो सीमा पर इतने गंदे इल्जाम लगा रही थी तो एक भाई अपनी बहन पर ऐसे इल्जाम कैसे बर्दाश्त करता? माँ निडाल होकर चारपाई पर बैठ गई और बोली, रमन कम से कम मेरे आने का तो इंतजार कर लेते। इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे ले लिया? अब मैं उन लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? इस बीच शनाया ने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी। मैं और रमन भैया उसमें इनवाइटेड थे। बहुत मान मनब्बल के बाद मैं भैया को वहां ले जा पाई। एड्रेस के मुताबिक जब हम शनाया के घर पहुंचे तो पूरा घर रोशनियों से सजा था। शनाया भाई से मिली और फिर हमें अपने माँ बाप से मिलवाया। मैं तो शनाया का रहन सहन देखकर दंग रह गई थी। वो मेरी सोच से भी ज्यादा ऐशो आराम में रहती थी। रात को हम काफी देर से घर लौटे। रमन भैया अपने कमरे में चले गए और मैं माँ के पास गई। माँ, मुझे आपसे भैया के बारे में बात करनी है। मैंने कहा। माँ पास बैठकर बोली, हाँ बोलो, सब ठीक तो है? माँ, भैया के रिश्ते की बात करनी थी। मैंने पहले भी आपको बताया था मेरी सहेली है जो भैया को पसंद करती है। क्यों ना हम भैया का रिश्ता लेकर उनके घर जाएं। अगर भैया का रिश्ता वहां हो गया तो हमारी किस्मत खुल जाएगी। माँ ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। रमन के साथ ही तुम्हारी भी मैं शादी कर देना चाहती हूँ ताकि जल्दी से जल्दी ये फर्ज भी पूरा हो जाए। मैंने कहा, माँ मैं भला बीच में कहाँ से आ गई? पहले आप भैया की शादी तो कीजिए। माँ बोली, ये अब मेरा अटल फैसला है कि जिस दिन रमन की शादी होगी उसी दिन तुम्हारी भी विदाई होगी। मैं जानती थी कि माँ एक बार जो कह देती हैं उससे पीछे नहीं हटती, इसलिए मैंने माँ का फैसला मान लिया। मैं शनाया के दिल की बात तो पहले से ही जानती थी, फिर भी मैंने उससे बात करना जरूरी समझा। मैंने कहा, हम लोग तुम्हारे घर भाई का रिश्ता लेकर आना चाहते हैं। तुम्हें अगर कोई ऐतराज हो तो बता देना। ये सुनकर शनाया की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी जो मैंने देखी। वो बोली, हाँ ठीक है, मैं आज ही मॉम से बात कर लूंगी। तुम लोग कल किसी भी वक्त आ जाना। मैंने कहा, शनाया तुम्हारे माँ बाप को तो इस रिश्ते पर कोई ऐतराज नहीं होगा ना? क्योंकि हम दोनों के घरों के बीच स्टेटस का बहुत फर्क है। आप लोग कहाँ और हम लोग कहाँ? शनाया बोली, सीमा मेरे लिए स्टेटस कोई मायने नहीं रखता। वैसे भी मैं रमन को पसंद करती हूँ और जो कुछ मेरे माँ बाप के पास है वो सब मेरा ही तो है। बस तुम लोग आने से पहले मुझे इन्फॉर्म कर देना। माँ ने रिश्ते वाली आंटी की मदद से मेरे लिए भी एक रिश्ता ढूंढ लिया था। लड़का बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी करता था। उसकी अच्छी खासी सैलरी थी। शनाया के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर था। एक ही दिन में मेरा और भाई दोनों की शादी कर दी गई। शनाया आखिरकार हमारे घर आ गई और मैं पराए घर चली गई। मगर शादी के तीसरे दिन ही मेरे ससुराल वालों ने अपने असली रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिए। उन्होंने मुझे मार पीट कर घर से निकाल दिया और साथ ही साथ मेरे हाथ में तलाक के कागज थमा दिए। मेरे माथे पर तलाक का कलंक लग गया। मैं अपने मायके वापस आ गई तो आते ही माँ ने गले लगाकर कहा, बेटा। और फिर वो रोने लगी। माँ, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। उन लोगों ने मुझे मार पीट कर निकाल दिया। तुमने ही धीरज से काम लिया होता तो कितना अच्छा होता बेटा। अगर उन लोगों की गलती थी तो गलती तुम्हारी भी तो होगी ना। इस तरह यूं ही तो उन्होंने तुम्हें मार पीट कर नहीं निकाला होगा। मैं दुहाई देते हुए बोली, माँ उन लोगों ने जो कुछ मुझसे कहा मैंने वही किया। ये सब मेरी ननद का किया धरा है। वही अपने भाई और माँ बाप को मेरे खिलाफ भड़का रही थी। भैया गुस्से से आग बबूला होते हुए बोले, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। शनाया भैया का बाजू पकड़कर बोली, आप रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? भला आप क्या कहेंगे उन लोगों से? अब तो वो सीमा को तलाक दे चुके हैं। अगर इसमें थोड़ा सा भी सब्र होता
तो आज ये तलाक के कागज लेकर इस तरह मायके में खड़ी नहीं होती। लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान अपना घर ही उजाड़ ले। मैं हैरानी से सनाया की तरफ देखते हुए बोली, शनाया, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने कहा ना कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पहले दिन से ही वो लोग मुझ पर जुल्म कर रहे थे और आज तो उन्होंने हद ही कर दी। मैंने रमन भैया को अपना बाजू दिखाते हुए कहा, भैया ये देखिए किस कदर बेदर्दी से उन्होंने मुझे मारा है। मेरे जख्म देखकर माँ तड़प उठी और आंसू बहाते हुए मेरे जख्मों को सहलाने लगी। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। मुझे तो लगा था कि वो लोग बहुत अच्छे और सुलझे हुए लोग हैं। मुझे क्या पता था कि वो इंसान की शक्ल में भेड़िया हैं। शनाया भैया का बाजू पकड़कर उन्हें कमरे में ले गई। मुझे तो हैरत थी कि भैया भी चुपचाप उसके साथ चले गए। मैंने कहा, माँ, ये भैया को क्या हो गया है? कैसे चुपचाप अपनी पत्नी के पीछे चल दिए? पहले तो ये ऐसे नहीं थे। माँ बोली, सीमा, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। तुम ही अपनी सहेली को अपनी भाभी बनाना चाहती थी। ये लड़की तो मेरी समझ से बाहर है। ना जाने तुम्हें इसमें क्या नजर आया। अच्छा चलो, छोड़ो ये सब, चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें अभी हल्दी वाला दूध बनाकर देती हूँ। उन जालिमों को तो भगवान ही देखेगा जिन्होंने मेरी बेटी के साथ ये जुल्म किया। मैं खाली नजरों से छत को घूर रही थी। क्या जो कुछ मैंने मधु के साथ किया, ये मुझे उसी की ही सजा मिली है? मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। अब जब मुझ पर खुद बीत रही थी तो मुझे एहसास हो रहा था कि तलाक, ये शब्द सुनकर आत्मा क्यों कांप उठती है। मधु के साथ भी तो ऐसा ही हुआ होगा। न जाने वो किन दर्दों से गुजरी होगी। बेगुनाह होते हुए भी मैंने उसे मुजरिम बनाकर कटघरे में खड़ा कर दिया था। पता नहीं मेरा भगवान इस गुनाह के लिए मुझे माफ करेगा या नहीं। कुछ देर में माँ की आवाज आई, सीमा, बाहर जाकर नाश्ता कर लो। भाई और शनाया का तो अब रोज का था कि उनका नाश्ता बाहर से आता था और रोज रात का खाना भी वो बाहर ही खाते थे, क्योंकि शनाया को हमारे घर का खाना पसंद नहीं था। शनाया का हर काम मैं अपने हाथ से किया करती थी। इसके बावजूद भी वो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। एक दिन मैं कपड़े धोकर सुखाने के लिए छत पर ले जा रही थी। तभी मेरा पांव सीढ़ी से फिसल गया और मैं धम्म से नीचे फर्श पर जा गिरी। मेरी चीख सुनकर माँ दौड़ती हुई मेरे पास आई। मैं दर्द से कराह रही थी। कुछ ही देर में मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को अस्पताल में पाया। माँ मेरे पास ही खड़ी रो रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने उठने की कोशिश की तो मुझे अपनी टांगों में कुछ खाली सा महसूस हुआ। नहीं माँ, ये नहीं हो सकता। मैं दर्द से चीख उठी। माँ बोली, सीमा, ऐसा ही हुआ है। तुम्हारी एक टांग को डॉक्टर को काटना पड़ा। मेरी बच्ची, मैं क्या करूं? मुझे तुम्हारा ये दुख देखा नहीं जाता। ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? कुछ दिन के बाद मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। जैसे ही मैं और माँ घर लौट कर आए, हमारे लिए एक और कयामत इंतजार कर रही थी। भैया बोले, माँ, हम लोग शनाया के घर जा रहे हैं और अब हम वहीं रहेंगे। माँ ने कहा, रमन, ये तुम क्या कह रहे हो? हम तुम्हारे बिना कैसे रह सकते हैं? भैया बोले, माँ, आप और सीमा दोनों हैं ना एक दूसरे के लिए, और फिर मैं हर महीने आपको खर्चे के पैसे भेजता रहूंगा। आप जानती हैं शनाया इस माहौल में कहाँ रह सकती है। वो मेरी पत्नी है। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं उसके साथ जा रहा हूँ। ये कहकर रमन भैया चले गए और अपने पीछे हजारों सवाल छोड़ गए। मैं मुंह दूसरी तरफ करके माँ से अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रही थी। माँ अपने होशो हवास से बेगानी खड़ी भैया को जाते हुए देख रही थी। मैंने माँ से कहा, होश में आओ माँ, मुझे माफ कर दो। मैं गलत थी। मुझे लगा कि पैसे से हमारी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। पैसे के लालच में ही मैंने मधु के साथ इतनी नाइंसाफी की कि आज मैं उसकी ही सजा भुगत रही हूँ। इसी पैसे की वजह से भैया आज हमसे दूर हो गए। मैं माँ के आगे हाथ जोड़कर बोली, भगवान के वास्ते मुझे माफ कर दो माँ। माँ ने मेरे हाथ पकड़कर अपने होठों से लगाए और बोली, माफी मुझसे नहीं बल्कि भगवान से मांगो। हो सकता है कि वो तुम्हारी मुश्किलें आसान कर दें और तुम्हारी सजा कम कर दें, क्योंकि एक बेगुनाह इंसान के साथ किया गया जुल्म आखिरी तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता। तुम्हें मधु की बद्दुआ लगी है। मैं करबट लेकर रोते हुए सोच रही थी, मैं तो अपने भगवान से माफी बहुत पहले ही मांग चुकी हूँ, मगर शायद मेरे भगवान ने मुझे माफ ही नहीं किया। इसीलिए तो मुझ पर उन्होंने कहर बरसाया है कि आज मैं लाचारी की जिंदगी जी रही हूँ। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या हमें लालच में आकर दूसरों के साथ ऐसा सुलूक करना चाहिए?
जैसा कि मैंने मधु के साथ किया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।